कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकांड संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संधि प्रकरण की श्रृंखला में आज हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अगला वार्तिक है प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋण। ये भी वार्तिक ही है, ठीक है। प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋण। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सारे शब्द बता रखे हैं उन्होंने। प्र शब्द, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दश। इन शब्दों के आगे, है ना, इन शब्दों के आगे यदि ऋण लगा है तो वृद्धि एकादेश होगा। ठीक है, एकादेश का मतलब भी पूर्व पर्व के स्थान पर एक रूप हो जाएगा, तो वृद्धि एकादेश होगा। ठीक, अब ये इन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई इतना समझने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये शब्द दे दिए उन्होंने। प्र शब्द है, वत्सतर शब्द है, कंबल शब्द है, वसन शब्द है, ऋण शब्द है और दश शब्द है। इन शब्दों के आगे यदि ऋण शब्द लगा हुआ हो तो क्या होगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। यानी कि री दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि ये री है, और इन सब शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। अ आ रहा है तो अ और री के साथ में आद गुणा होकर के क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। लेकिन ये गुण नहीं करके क्या करेगा, इस वार्तिक से वृद्धि करेगा। तो ये भी आद गुणा का क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब इसके आप उदाहरण के रूप में इसको देख लें। प्राणम, प्र प्लस ऋणम, प्र से अ अलग किया, ऋणम, आद गुणों से गुण नहीं करके वार्तिक से, प्रकृत वार्तिक से क्या किया, दीर्घ किया, आर हुआ, प्र प्लस आर प्लस णम, प्र में आ मिला, प्रा, र ऊपर चलेगा, ण और प्राणम, ये रूप बनता है। ठीक है, गुण नहीं होगा इसके अंदर। इसी तरह से आगे के अन्य शब्द भी चलेंगे, जिसको कि हम लिख सकते हैं वत्सतराणम, फिर है कंबलार्णम, फिर है वसनार्णम, फिर है ऋणार्णम और दशार्णम। ठीक है, इसका भी जब आप करेंगे तो वत्सतर, यहां से हटा, ये शब्द पूरा लिखना है, वत्सतर, फिर ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, ऋणम, ऋण प्लस ऋणम, दश प्लस ऋणम, ये सारे शब्द बनेंगे। और इन सब का जो सिद्धि होगी वो भी इसी तरह से होगी, गुण नहीं होगा, केवल मात्र इस वार्तिक से क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि एकादेश होगा और ये वृद्धि बनेगी यहाँ पे। ये इसके सारे उदाहरण है। अब हमारा अगला सूत्र आ रहा है उपसर्गा क्रिया योगे। ये सूत्र क्या कहता है कि प्र आदि जितने भी उपसर्ग हैं, शब्दांश हैं, प्र आदि
को क्रिया योग में या प्र आदि की क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। प्र आदि का मतलब प्रादय, ठीक है। प्रादय से अभिप्राय प्र आदि जितने भी 22 उपसर्ग जो हैं वो प्रादि कहलाते हैं, प्रादय, ठीक है। अब इससे क्या कहा कि प्र आदि जितने भी जो 22 शब्द हैं या शब्दांश कह लें इसको हम, जो कुछ भी है, जब ये क्रिया के साथ में आते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, तब इनको उपसर्ग कहते हैं। वरना ये जितने भी हैं ये क्या कहलाता है, ये इनको हम इसको कहना चाहिए, इनको केवल शब्दांश कह सकते हैं। इसके अंदर प्राध्याय के अंदर वर्ण जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? प्र, परा, कैसे लिख लेते हैं, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, ठीक है। ये जो है ये 22 प्रत्यय हैं, ये 22 उपसर्ग हैं, सॉरी प्रत्यय क्या उपसर्ग है, ये प्र, परा, अप, सम वगैरह ये 22 हैं टोटल संख्या में। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये केवल मात्र शब्दांश हैं, अर्थ देते हैं अपना, लेकिन जब ये किसी धातु के साथ में जुड़ते हैं तब ये उपसर्ग कहलाते हैं, इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। धातु के साथ में जुड़ने पर ये उपसर्ग संज्ञा कहलाते हैं, वरना तो ये शब्दांश है, ठीक है। अब कैसे कि जैसे कि गम धातु है ना, इसके साथ में हमने आ लगा दिया, आ गम, ठीक है, इसका रूप आगच्छति बनता है, यानी कि उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो कि मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ये कहते हैं हमें ना इसमें। तो अब ये पे क्या है, आगम, यानी कि अब जब आ हमने यहाँ पे लगा दिया आगच्छति बना, तो ये क्या कहलाएगा, ये उपसर्ग कहलाएगा, इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई। तो ये उपसर्ग संज्ञा यानी कि ये कब होते हैं, ये उपसर्ग कब कहलाते हैं, कि जब इनकी किसी क्रिया के साथ में इनका जुड़ाव होता है, जुड़ते हैं, ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं तब ये उपसर्ग कहलाते हैं। वरना इसी को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं, अव्यय भी कहते हैं, कई जगह इसको निपात भी कहते हैं, कई जगह उपसर्ग के ही दूसरे रूप में इसको गति भी कहा जाता है, अलग 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 नामों को दिखने को मिलते हैं इसको व्याकरण में। लेकिन उपसर्ग इनको कब कहेंगे, या गति भी कहते हैं इसको, तो कब कहते हैं कि जब ये क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तो प्र आदि ये जितने भी 22 उपसर्ग हैं, ये जब किसी भी धातु के साथ में जुड़ेंगे तब भी इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, इनको उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सूत्र आता है भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः, अब ये क्या कहते हैं कि क्रिया को दिखाने वाले क्रियावाची, क्रियावाचक भू आदि भू आदि की धातु संज्ञा होती, ठीक है। पहले वाले सूत्रों में उन्होंने उपसर्ग संज्ञा बताया, यहां पर इन्होंने धातु संज्ञा बताई। कि धातु संज्ञा किसकी होती है, कि जब भू आदि शब्द जो होते हैं वो क्रिया का अर्थ देते हैं,
यानी कि क्रिया के अर्थ में जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसकी धातु संज्ञा होती है, उसको हम धातु कहते हैं। इसी को देख लेते हैं उदाहरण के रूप में भू, जैसे कि भू यानी जब क्रिया के अर्थ में प्रयोग करते हैं, होना के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये भवती भवतः भवंती रूप बनता है इसका, है ना। ये हम सब जानते हैं, यानी कि भूत होना, ये धातु के रूप में जब, यानी कि जब हम इसको क्रिया के अर्थ में प्रयोग करें, वह वहां ये काम होता है, हो रहा है ना, इस पर प्रयोग करते हैं, तो वहां पे भवती शब्द का प्रयोग ये प्रयोग है। लेकिन जब हम इस भू का शब्द के अर्थ में प्रयोग करते हैं, संज्ञा अर्थ में, सर्वनाम अर्थ में, क्योंकि भू से सर्वनाम बनेगा, तो वहां पर हम करते हैं भवान, पद रूप बन जाता है, ये भवान, भवंतो, भवंतः, है ना। जब ये शब्द रूप की तरह चलने लग जाता है, तो ये फिर क्या होता है, ये धातु थोड़ी रही, ये तो शब्द हो गया, शब्द रूप बन गया। यानी कि जब इसको क्रिया के अर्थ में प्रयोग करेंगे तभी इसको क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, वरना ये धातु नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ऐसे होती हैं शब्द ऐसे हैं कि जिनका हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं और उनका धातु के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उनका धातु के अर्थ में प्रयोग करेंगे, यानी कि क्रिया के अर्थ में जब हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब वो धातु कहलाएगी, वरना वो धातु नहीं कहलाएगी। तो ये इन्होंने बताया यहाँ पे कि क्रियावाची जितने भी भू आदि शब्द होते हैं, इनकी धातु संज्ञा होती है, तो उनको धातु कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है उपसर्गाद धृति धातु। यानी अवर्णांत, अवर्ण से जिसका अंत हो रहा है, ऐसे अवर्णांत उपसर्ग। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग से परे री, ऋकार आदि धातु। ठीक है, ऋकार आदि धातु हो तो वृद्धि एकादेश होता है। पहले तो इन्होंने उपसर्ग बता दिया, फिर उन्होंने धातु बता दिया, और अब ये बता रहे हैं कि उस धातु का क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। यानी कि उपसर्ग, इतने सारे उपसर्ग बताए, उसमें भी कौन सा कहा इन्होंने, क्या कहा कि अवर्णांत, जिसका कि ऐसे उपसर्ग कि जिसके पीछे अ लगा हुआ है। यानी कि अगर ये मान लीजिए ये निस है, तो ये निस जो है ये अवर्णांत नहीं है, क्योंकि ये स है और स व्यंजन है इसके अंदर। ये होगा अगर नी लगाएंगे तो ई वर्णांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, निस है, लेकिन अवर्णांत वो कि जिसके अंदर अ पूरी तरह से उच्चारित हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ना उप, अप, है ना। अब ये जो है यहाँ पे इसका पूरा उच्चारण हो रहा है, यानी कि इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है ध्वनि में, है ना। तो ये इस प्रकार के जो अवर्णांत उपसर्ग हैं, तो उस अवर्णांत उपसर्ग के बाद में यदि ऋकार आदि धातु, ऋकार आदि धातु यानी कि री से शुरू होने वाले जो धातु रूप है, धातुएं जो चल रही हैं, वो अगर होती है तो वहां पर वृद्धि एकादेश होता है। अब इसका उदाहरण दिया है, प्रार्थति, प्र प्लस रिच्छति। ठीक है, अब इसके अंदर ये उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है, अ आ रहा है इसके अंदर, फिर ऋकार आदि धातु है, री और क्षति, रिच्छति, ये जाने के अर्थ में होती रिच्छति। अब यहाँ पर अ और री गुण होना चाहिए, गुण को बाधित करके इस सूत्र से यहां पर वृद्धि होगी, री की वृद्धि आर होगी, तो प्र आर क्षति प्रार्थति रूप बनेगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से अ उपसर्ग के बाद में अ उपसर्ग यानी कि अवर्ण जिसके अंत में आ रहा है, ऐसे उपसर्ग के बाद में यदि कोई ऋकार आदि धातु का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है, गुण एकादेश नहीं होगा। ये हमारा ये सूत्र ये कहता है। अब एक सूत्र आता है एंगी पर रूपम। ठीक है, ये
एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये वृद्धि को नहीं मान करके ये पररूप कर देता है। ठीक है, वृद्धि का इसको एक तरह से कह सकते हैं, ये बाधक है ये कह सकते हैं इसको, वृद्धि का ये अपवाद कह सकते हैं इसको, कि जहां वृद्धि होती है वहां पर वृद्धि नहीं करके हम पररूप करते हैं। पररूप इसको सामान्यतया जब स्कूलों में वगैरह छोटी क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर हम इसको एक अलग पररूप संधि के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसको हमें पररूप संधि अलग नाम दे दिया गया है इसको, पररूप संधि के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन ये वृद्धि का ही रूप है। वृद्धि संधि नहीं होकर के ये उसकी वृद्धि का बाध करके और यहाँ पे पररूप करता है। ठीक है, जिस प्रकार से कि वृद्धि संधि ने आद गुणों को बाधित करके वृद्धि की, तो उसी प्रकार से उस वृद्धि को बाधित करके ये क्या कर रहा है, ये पररूप कर रहा है। तो ये अपवाद है उसका वृद्धि संधि का। तो अब इसके ये क्या कह रहा है, एंगी पररूपम क्या कहता है कि अवर्ण के अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा है अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात। ठीक है, तो अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंगादि। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंगादि धातु होने पर पररूप एकादेश होता है। ठीक है, पररूप एकादेश होता है। अब इसके अंदर वो जो वर्ण है, एक तो अवर्णांत उपसर्ग, ये तो आपको पता ही चली गया है कि ऐसा उपसर्ग जिसके के अंदर अंत में अ आ रहा है, तो ये तो अवर्णांत हो गया। एंगादि भी आपको पता है, एंग ए और ओ। ठीक है, ये एंग हो गया। अब कह रहा है ये पररूप एकादेश। पररूप एकादेश का मतलब ये हुआ कि ये पूर्व पद और ये परपद, पूर्व पद का अंतिम और ये परपद का प्रारंभ। ठीक है, तो इसके भी तो ये पर कहलाए हैं, तो ये परपद जो है इस पे यहाँ पे अगर जो कोई वर्ण आ रहा है तो वही वर्ण जो होता है वो इन दोनों के स्थान पर वही वर्ण लग जाता है, यानी कि ये भी हटता है, ये भी हटता है और ये वर्ण यहाँ पे लग जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अ है और यहाँ पे ई है, तो इन दोनों के स्थान पर पररूप अगर होगा तो अ और ई दोनों के स्थान पर यहाँ पर ई आ जाएगा, ये पररूप है। यानी कि ये पीछे वाला जो है ना, ये दोनों के स्थान पर आ जाता है। पूर्व रूप होता है तो ये वाला शब्द यहाँ आता है, पररूप रूप होता है तो ये वाला शब्द यहाँ आता है। ठीक है, तो ये इसने तीन बातें रख दी इसके अंदर। एक तो कर दिया अवर्णांत उपसर्ग हो, दूसरा उसने कहा कि एंगादि धातु हो, यानी कि एंग ए या ओ जिससे की शुरुआत हो रही है, ऐसी धातु कि जिसकी शुरुआत ए और ओ से हो रही है, ऐसी धातु हो। तो ऐसे स्थिति में पररूप एकादेश होता है कि हम पर और पूर्व के स्थान पर शब्द का हम वर्ण का हम प्रयोग करते हैं उसके अंदर। अब इसमें जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रेजते। ठीक है, इसको संधि क्या, प्र प्लस एजते, ये ए धातु से, ए धातु से है ये। अब यहां पर प्र, अ, ए और जते, अब यहां पर अ और ए है तो यहां वृद्धि होनी चाहिए वृद्धि रेचि सूत्र से, लेकिन यहां पर वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि का बाध कर रहा है ना। जो मैंने बताया था कि ये वृद्धि का अपवाद है, तो ये क्या कर रहा है, वृद्धि का यहाँ पे बाध कर रहा है। तो ये बाध होने से, और ये एंगी, क्योंकि ये ए जो धातु है ये एंग प्रत्याहार का है, ये A1। ठीक है, ये धातु भी है एजते, तो इसकी वजह से क्या किया कि इन दोनों को इसने क्या किया, इस सूत्र से इसको पररूप आदेश किया। तो पररूप आदेश करने पर अ और ई, ए, इन दोनों के स्थान पर जब पररूप होगा तो ये पररूप है ए, ये यहां पर ए आएगा उड़ जाते। ठीक है, तो प्र के अंदर जब ए मिलेगा तो बनेगा प्रे और जते, ये प्रे जते रूप बनेगा हमारा। तो एंगी पररूपम क्या कहता है कि अवर्णांत अगर कोई उपसर्ग है और उसके बाद में एंगादि धातु वाला कोई शब्द है वहां पर, है ना, तो एंगादि धातु रूप होने पर वहां पर क्या हो जाता है, पररूप एकादेश होता है। यानी कि जो पीछे वाला पर पद जो है वो प्रथम पद के स्थान पे भी आ जाता है। और इसी को अगर हम इसी चीज के लिए अगर आप दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं, प्रेजत तो है ही है, इसी प्रकार से ओ का उदाहरण भी अगर हम देखें, इसको देखना चाहें तो इसमें एक उदाहरण दिया इन्होंने, उपोषति। ठीक है, उप प्लस ओषति, ये उष धातु का प्रयोग है।
ठीक है, और इसका अर्थ जलाना होता है, उस धातु का अर्थ जलाना होता है। अब यहां पर भी यही कहा कि प के बाद में क्या आया, अ, और उसके बाद में ओ, फिर क्षति। ठीक है, अब ये जब आया तो ये अ और उ ये मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। लेकिन जो हमने जो सूत्र पढ़ा अभी पहले वाला, जो एंगी पर रूपों वाला जो सूत्र पढ़ा, उसमें उसने क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। तो अ और ओ के स्थान पर रूप अ, ये ओ आदेश यहां पर उप ओषति, उपोषति रूप जो है वो बनेगा हमारा इस प्रकार से। तो इसको हम उपोषति रूप में देखेंगे। तो ये एंगी पर रूप हम सूत्र है हमारा। अब अगला सूत्र जो आ रहा है हमारा वो है अचो अंत्यादि टी। ठीक है, इसका मतलब होता है अचो में जो अंतिम अच है, अचो अचो के मध्य में ये कह सकते हैं, अचो के मध्य में जो अंतिम अच है या अंतिम अच जिसके आदि में है, उसकी टी संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कि टी संज्ञा होने का मतलब क्या हुआ कि दो चीजों को जोड़ने वाली जो चीज है वो टी है, उसकी टी संज्ञा, दो वर्णों को जोड़ने वाला जो वर्ण है वो टी संज्ञा कहलाता है। अब इसको अगर हम इस रूप में समझें कि मान लीजिए यहां से कोई पाइप निकल रहा है, अब उस पाइप को अगर हमको इस दिशा में भी ले जाना और इस दिशा में भी ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टी का इस्तेमाल कर देते हैं। टी का इस्तेमाल किया, इधर से भी आया, टी का इस्तेमाल करने से इधर से भी, है ना। ये टी जो बना हमारा, ये टी क्या कर रहा है, ये दोनों ही चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। हम एक सामान्य भाषा में बात करते हैं, आप जनरली देखते होंगे इस चीज को कि जब हम किसी दो पाइप को जोड़ते हैं, नल वाले आते हैं, लाइट वाले आते हैं, पाइप टी लिया, है ना, टी से। अब एक वो टी भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं यहां से आया है वहां, या वहां से आया, जो भी कह लो आप इसको। अब टी आया है ना, इसको टी संज्ञा। अब शब्दों की जब बात करते हैं तो एक तो इसने क्या कहा कि अचो के मध्य में जो अंतिम अच है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं हम, एक शब्द में लिख देती हूँ राम। ठीक है, अब इसके अंदर र है, आ है, म है और अ है। ठीक है, दो अच हो गए। ठीक है, दो अचों में ये अंतिम अच। तो अचो में, अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, यानी आगे भी अगर ये शब्द का पूरा चले जा रहा है तो जब तक ये अंतिम अच नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, तो अंतिम अच जो है वो तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच है वो, या फिर वो अच जो कि किसी के आदि में है। ठीक है, अब किसी के आदि में, इसको हम इस रूप में देख लेते हैं, जैसे कि पयस शब्द लिख दिया, प, अ, य, अ और स। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी दो अच हैं, उसमें अंतिम अच अ है, और ये अंतिम अच किसके आदि में है, स के आदि में। इस स के आदि में है ये अंतिम अच, है ना। तो ये बन गया हमारा अस। तो ये अ जो है ये भी टी संज्ञक है, और ये अस है वो भी टी संज्ञक है। ये तब तक चलेगा जब तक कि नए शब्द के साथ में जुड़ नहीं जाते, नई चीज को ये जोड़ता नहीं है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा टी संज्ञक वर्ण कहलाता है। टी संज्ञक यानी कि दो चीजों को जोड़ने वाला। तो ये अचो अंत्यादि टी क्या कहा उन्होंने कि दो अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, या फिर जिसके आदि में लगा हुआ अच है वो दोनों ही क्या होते हैं, टी संज्ञक होते हैं। यानी कि राम के अंदर अ जो है वो टी संज्ञक है, और इसके अंदर पयस के अंदर अस शब्द है, जो कि अ जो अच है वो कहां लगा हुआ है, इस स से पहले, है ना। तो ये भी क्या है, टी संज्ञक है। यानी कि जितने भी वर्ण बने हुए हैं, उन सब शब्द बने हुए हैं, उन शब्दों में कोई ना कोई क्या होता है, टी होता है, टी संज्ञक होता है। अंतिम जो अच है या अच के साथ में जुड़ा हुआ कोई व्यंजन है, तो वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, टी संज्ञक होते हैं। ये इन्होंने इसके अंदर कह दिया है। अब इसको, इसके आगे उन्होंने एक, क्योंकि
टी समझा दिया नो कि टी क्या होता है। अब उसके बाद एक नया वार्तिक दे रहे हैं, उस वार्तिक में ये क्या कहते हैं कि शकंधवादिषु, क्योंकि बाकी तो संधि हो जाएगी, तो वार्तिक यहां पे दिया उन्होंने कि शकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम। अब ये भी किसी किसी संधि का क्या बनेगा, अपवाद बनेगा। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कर रहा है, शकंधवादिषु, यानी शकंधवादी जितने भी गण हैं, गणों के अंदर आने वाले वर्ण हैं, उसके अंदर आगे वाला जो वर्ण होता है ना, शकंधवादी गण के आगे वाला जो पद होता है गण में, आगे वाले शब्दों, शकंधवादी गण के आगे जो होते हैं, के आगे पठित शब्दों में, पठित शब्दों में, पठित शब्दों के रहने पर टी के स्थान पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि टी के स्थान पर रूप होता है। ठीक है, शकंधवादी गण के आगे पठित शब्द के होने पर टी के स्थान पर रूप होता है। ये तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले टी बताया कि टी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शकंधवादी गण की बात करते हैं कि सबसे पहले गण, गण क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि गण जो होता है वो किसी भी चीज का जो समूह है वो गण कहलाता है। चाहे वो वर्णों का समूह हो तो भी गण है, चाहे वो किसी जाति विशेष का समूह हो तभी वो गण है, चाहे वो किसी आकृति को लेकर के हो तभी वो गण है, चाहे वो किसी गुण को लेकर के हो तभी वो गुण गण है ना। यानी ये किसी भी चीजों का जो समूह है वो गण है। अब यहाँ पे इन्होंने शकंधवादी कहा, ये शकंधवादी ये एक गण जो ये ना, पाणिनि ने एक गणपाठ भी पुस्तक लिखी है ना, उसके अंदर उन्होंने इस शकंधवादी शब्द से बहुत सारे ऐसे ही मिलते जुलते, शकंधु शब्द से मिलते जुलते बहुत सारे शब्दों का वहां पे उल्लेख किया उसमें उन्होंने, इसलिए इसको शकंधवादी गण करके यहाँ पे इन्होंने रोक लिया इसको। और आदि शब्द इसलिए लगाते हैं कि जहां पर कुछ संख्या निश्चित होती, गण को इन्होंने एक तरह से जो होते हैं वो दो प्रकार के मानते हैं ये गण। इसमें एक तो मानते हैं शुद्ध गण होते हैं और एक मानते हैं ये आकृति गण। ठीक है, तो ये शुद्ध गण जो होते हैं ना, इसकी संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, वो शुद्ध गण कहलाता है। समूह, जैसे कि हमने उपसर्गों के समूह के बारे में पढ़ा है, वहां पे क्या कह दिया, प्रादय, प्र आदि, है ना, प्रादय यानी कि सॉरी, इसको ना प्रादि जो कहा, प्रादय जो कहा, इसके अंदर क्या है, 22 जो शब्द है हमारे, वो क्या कहते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वो 22 संख्या उपसर्गों की निश्चित है, वो शुद्ध हो गए। लेकिन आकृति के अंदर कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, आदि कह दिया मतलब कि इसके जैसे और बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, है ना, उसे कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो ये दो प्रकार के एक तरह से गण ये मानते हैं इसके आगे। अब ये क्या कहते हैं कि इस प्रकार से, यानी कि शकंधवादी, शकंधु आदि की तरह अन्य जो दूसरे गण समूह, इस समूह के अंदर आने वाले जो दूसरे जितने भी शब्द हैं, उनके आगे जब पठित शब्दों का प्रयोग होता है तो क्या होता है कि अंतिम टी की जो होती है वो क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब कैसे होती है इसका उदाहरण दिया है इन्होंने, शकंधु। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे विच्छेद, तो शक प्लस अंधु, यहाँ पे भले ही हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप सभी जानते हैं इस चीज को कि शक के बाद अ है और उसके बाद ये अ है और फिर दू है। ठीक है, तो अ और अ मिलकर के आ होकर के दीर्घ संधि हो जाती है ना। ये तो आप सभी जानते हैं, सवर्ण मिलेंगे दीर्घ संधि, अ का सवर्ण दीर्घ हो जाती है। लेकिन अब ये सूत्र क्या कह रहा है, ये है ना, शकंधवादी वार्तिक क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है, दीर्घ संधि का ये अपवाद है, ये दीर्घ संधि नहीं होने दे रहा है यहाँ पे शकंधु में। क्योंकि अगर दीर्घ संधि करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, शकांधु, और शकांधु को शब्द नहीं गलत बन जाता है, इसलिए ये दीर्घ संधि यहाँ पे नहीं करने दे रहा है। तो ये दीर्घ संधि का अपवाद है ये सूत्र। ठीक है, प्रश्न अगर पूछ सकता है ये शकंधु कैसे संधि का अपवाद सूत्र है, या ये किसका अपवाद सूत्र है, कौन सी संधि का अपवाद सूत्र है, तो दीर्घ संधि का है। ठीक, तो शकंधु, अब जब ये किया इन्होंने, अब यहाँ पे हम आपको देखेंगे तो शक के अंदर अ है, फिर अ और दो। ठीक है, ये शकंधवादिशु पर रूप वाच्य में कह दिया कि शक आदि गणों के अंदर पठित है, इसके आगे पठित अंश का अ है ये, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, इस वार्तिक से पररूप आदेश होगा। तो पररूप आदेश क्या होगा, अ यहाँ पे बनेगा, तो शक अ और धू।
ये बनेगा हमारा शकंधु। ठीक है, इस प्रकार से अब इसी गण के अंदर इन्होंने एक शब्द और दिया था, उन्होंने बताया था करकंधु, कर्क देश के रहने वाले। ठीक है, अब यहां पर भी वही चीज आ गई, कर्क प्लस अंधु, वही स्थिति है, सेम स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो इसका उदाहरण बन जाता है। अब ये इस प्रकार से ये शकंधादिशु पर जो है वो वाच्य हमारा काम करता है। और एक इन्होंने मारतंड भी उदाहरण दिया है, मार्त प्लस अंड। ठीक है, मार्तंड इसके उदाहरण को, बाकी वो तो मृत अंड से मृत का फिर बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे सूत्र लगते हैं, तब जाकर वो मार्त बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीधा ही इसको मार्तंड में सरल बनाने की दृष्टि से इसको मार्त प्लस अंड कर दिया गया। ठीक है, और इसका अंत में है, ये बताइए आपको, मार्त और फिर अंड। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, पररूप होगा, अ बनेगा, तो मार्त डह मार्तंडह रूप बनेगा। ठीक है, तो ये भी इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने शकंधवादिशु करके इन्होंने क्या कह दिया कि शकंधवादी के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कि जो इसी ग्रुप के हैं, इसी समूह के होते हैं, और जब इसी समूह के अगर कोई ऐसे शब्द होते हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ संधि नहीं होकर के क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है उसका। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया, पररूप एक आदेश इसके अंदर होता है। अच्छा, फिर उन्होंने ये पढ़ी रहे इसको, इसको और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, अंतिम टी के स्थान पर, ये भी कहा ना उन्होंने, अंतिम टी के स्थान पर। तो इसके अंदर जब हम दो शब्द बना रहे हैं, शकंधु, तो इसके अंदर अंतिम टी क्या होगी, ये अ, ये क और ये अ, फिर अंधु। ठीक है ना, ये आया वन। अब यहाँ पे ये दो अच, उन दो अचों में से ये अंतिम अ है ना, ये अच है, ये अंतिम अच क्या है, टी संज्ञक हुआ, तो इस टी के स्थान पर पररूप होगा, इसी के स्थान पर पररूप होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे। ये स्थिति यहाँ पे होती क्लियर थी, यानी कि अंतिम टी के स्थान पर अगर इसी के साथ में अ के स्थान पर मान लीजिए कि अस भी होता, अब इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, अस होता है तो मनीषा शब्द बनता है ना, मनस प्लस ईशा, मनीषा। ठीक है, इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर म, फिर अ, फिर न, फिर अ और फिर स। ठीक है, और फिर ये ईशा, ये अच, ये अंतिम अच, अंतिम अच के बाद वाला ये स जो है, ये क्या है कि ये जो अ है वो इस स के आदि में है, ये दोनों जो होंगे क्या होंगे, टी संज्ञक हो जाएंगे। अंतिम बोला ना कि अंतिम टी के स्थान पर, तो ये दोनों टी संज्ञक हो गए, क्योंकि इस अंतिम अच के बाद में ये आ रहा है, ये व्यंजन जो आ रहा है, इस व्यंजन से पहले जो स्वर है वो भी क्या लगेगा, अच होगा, वो क्या होगा, वो भी टी संज्ञक। तो ये दोनों वर्ण टी संज्ञक हुए, तो ये दोनों टी संज्ञक हुए, तो ये पररूप आदेश होगा वो इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर होगा, केवल स के स्थान पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जब अगर हम बनाते हैं तो म, न और इन दोनों के स्थान पर, यानी अ और ई, तो ये न निकल गया। अब यहाँ पर जब हमने किया हमने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई और शा, है ना, तो ये बना हमारा मनीषा, ये रूप बनता है। ठीक है, तो ये अंतिम टी की इत संज्ञा इस सूत्र से होती है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है, इसमें ये समझाया इन्होंने। अब अगला सूत्र आता है, वो है ओमांगोश्च। ओमांगोश्च, ओम और आंख। ठीक है, ओम और आंख अवर्ण से जब परे होते हैं, है ना, यानी अवर्ण पहले आएगा और उसके बाद में ओम या आंग आएगा। तो आंग जब परे होता है तो क्या होता है, होते हैं, तो पररूप एकादेश होता है। ठीक है, पररूप एकादेश होता है। अब यहाँ पर ये ओम जो शब्द है, ये तो बिल्कुल सीधा शब्द है ओम, और ये आंग है, ये क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है, यानी कि अवर्ण से पहले यदि ओम शब्द हो या आ उपसर्ग वाला कोई शब्द होगा,
तो क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा ओम ओमा गोष्ठ सूत्र से। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया इस सूत्र से, यानी कि ओम शब्द तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि ओम शब्द है, और आंग शब्द भी यूं तो स्पष्ट है कि चलो ये आंग प्रत्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए, और आंग उपसर्ग के साथ में है, और अवर्ण शब्द पहले है, अगर पूर्व पद में है तो ये क्या हो जाएगा, पररूप एकादेश हो जाएगा। अब इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, सीधा सीधा सिंपल उदाहरण तो इसका ये है कि शिवायोम नमः। ठीक है, अब जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो शिवाय ओम, और ये नमः तो नमस्कार के योग में है, ये तो शब्द इसके साथ ही जुड़ा हुआ है नमः। ठीक है, अब जब किया, अब ये शिवाय अ और ओम, ठीक है, फिर नमः है। अब ये क्या है कि अ के बाद में, इसे कहा ना कि अवर्णांत, अ से बाद में, अ से परे, ये अ हो गया, अ से परे ओम शब्द बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर आया हुआ है, तो ये होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पररूप हो जाएगा। तो इस अ के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, ये ऊ आ जाएगा। तो शिवाय ओम नमः, ये हो गया। अब इसके अंदर ओ मिलाएंगे हम, तो शिवायो, और म है, म के बाद में व्यंजन है, तो व्यंजन होने से क्या होता है, म क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये भी अनुस्वार संधि आज जब आएगी तो वहां हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब अनुस्वार हो गया तो ये शिवायोम नमः बनेगा। ठीक है, ये इसकी शब्द की सिद्धि हो जाती है। लेकिन अब इस आंग प्रत्यय को क्लियर करने के लिए, आंग प्रत्यय सॉरी उपसर्ग को, आंग उपसर्ग को क्लियर करने के लिए इन्होंने एक आगे एक सूत्र दिया है, इसका प्रयोग हम करेंगे तो वो सूत्र वो दिया है इन्होंने अंता दिवच्च। अंता दिवच्च, अब ये क्या कहता है, ये केवल मात्र सूत्र दिया है, इस आंग को स्पष्ट करने के लिए दिया है ना, इसकी स्पष्टता के लिए दिया है आदि अंतादिवच्च सूत्र। अब ये सूत्र क्या कहता है कि यह आदेश जो होता है, आंग आदेश, यह आदेश जो होता है पररूप आदेश, यह आदेश होता है, वो क्या होता है, पूर्व के अंत सदृश और पर के आदि सदृश होता है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की यहाँ पे बात है कि यह आदेश कौन सा आदेश, पररूप आदेश, जो इस होमाघोष स्तोत्र का पररूप एकादेश होता है। तो यह आदेश, यह जो पररूप एकादेश है, यह पररूप आदेश होता है, वो पूर्व के अंत सदृश, यानी कि जो पहले वाला पद जो कहा गया है, ये पूर्व पद जो है, इसके अंतिम पद के समान, अंत सदृश अंतिम पद के समान, या पर पद के आदि वर्ण के समान होता है। तो या तो इसका इसको हम इसके बहु को इसको लेंगे, या हम इसको लेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये कि जब दो वर्ण आ रहे हैं तो इसके अंदर से कौन से वर्ण के अनुसार हमको काम करना है। ये पररूप कह रहा है तो हम पररूप की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको पररूप करेंगे। अब ये आदेश कहाँ होता है, कैसे लागू, क्योंकि अतिदेश सूत्र के अंदर आता है, और अतिदेश सूत्र जो होता है वो क्या कहता है कि अगर किसी चीज का विधान किया गया है और वो पर्टिकुलर उससे क्लियर नहीं हो रहा है, वो विधान वहां नहीं हो रहा है, नियम लागू नहीं हो पा रहा है, तो हम वहां पर हम पहले जो कहा गया है या पहले जो किया गया है उससे हम ग्रहण कर सकते हैं। अब कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मैं सरल रूप में आपको समझा रही हूँ। तो इसको अगर हम देखें तो उपेंद्र ये शब्द है, ठीक है, इसके अंदर उप है, ए है और द्रह है, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, उप ए और इंद्र। अब आप देखें कि ये ए जो है ये कैसे बना हुआ है, अ और ई मिलकर के बना है ए, क्लियर। तो यहां पर जो ए जो है ना, ये ए अ को भी दिखा रहा है और ई को भी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ए के स्थान पर मुझे अकाराश्रित कोई काम करना है कि अ की जगह ये होना चाहिए, तो मैं इसको मान सकती हूँ, क्योंकि ये ए का पूर्व पद है। और अगर ई के इकाराश्रित अगर मुझे कोई काम करना होगा तो मैं ए के पश्चात ई है तो इसको मैं परवर्ती मान सकती हूँ, पर सदृश मान सकती हूँ, पर के आदि के समान मान सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये सूत्र क्या कहता है कि आदेश जो होता है पररूप आदेश, वो पूर्व पद के अंत सदस्य के समान, पूर्व पद का अंतिम पद ये हो गया,
और पर पद का आदि पद हो गया, तो इस आदि के समान होता है। यानी कि अगर हमारे सामने स्पष्ट रूप में ये चीज हमें नजर नहीं आ रही है तो हम इसके स्थान पर इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो शब्द बना है, वर्ण बना है, वो किस वर्णों से बना है, इन वर्णों से बना हुआ है। तो इस वर्ण से संबंधित कोई काम होगा तो हम इसको मान लेंगे, और इस वर्ण से संबंधित काम होगा तो हम इसको स्वीकार करेंगे। ये इन्होंने इसमें कहा है। एक सिंपल उदाहरण से मैंने समझाया है। अब हम इसके मेन उदाहरण की बात करते हैं कि इसकी इन्होंने उदाहरण इसके अंदर क्या दिया है। अब यहां पे इन्होंने ये इसके लिए उदाहरण दिया है शिवे ही। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो शिव प्लस ए ही। ठीक है, यहां पर शिव प्लस ए ही हमने ये विसर्ग, ये संधि विच्छेद हमने कर दिया इसका, शिव प्लस ए ही। ठीक है, लेकिन यहां पर जो दिया गया है, ए ही जो शब्द दिया गया है, ये ए ही शब्द का जो ये ए है, ये ए शब्द अ और ई से नहीं बना है। ठीक है, ये ए ही जो शब्द बना हुआ है, ये आ प्लस ई ही से मिलकर के बना हुआ है। आ प्लस ई ही से मिलकर के ये ए ही शब्द बना हुआ है। अब ये कैसे बना हुआ है? क्योंकि जो ई ही शब्द जो है, ये ई ही शब्द इन धातु का है, जो कि गत्यर्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है, जाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और अगर हमें किसी को बुलाना होगा तो हम इसके आगे क्या करेंगे? आंग उपसर्ग लगाते हैं, आ उपसर्ग लगाते हैं। ये है ना, ये आग उपसर्ग के अंदर क्या हुआ कि ये आ जो है वो शेष रहता है, ग जो होता है वो किस हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है। ये संज्ञा होती है और हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है, आ शेष बचता है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि शिव ए ही में ए जो है वो अ ई गुण नहीं होकर के आ और ई ही से मिलकर के बना है। आ जो है वो उपसर्ग है, यहाँ पर इसको हम उपसर्ग कहेंगे, ये उपसर्ग है यहाँ पर। और ई ही जो शब्द है वो इन धातु जो कि गत्यर्थक में प्रयोग होती है उसका प्रयोग किया गया यहाँ पे। तो आ और ई ये दोनों मिलकर के ए बना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक आपको। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि जब आ और ई मिलकर के बना है, इसी को चलने देते हैं इसको। अब ये आ बन गया है, तो यहां पे ये सब स्थिति क्लियर हो रही है यहां पर कि शिव के बाद में अगर देखा जाए तो शिव के बाद में ए है, तो ये ए जो है वो किससे मिलकर के बना है? ये मिलकर के बना है आ और ई से। ठीक है, आ और ई, आ उपसर्ग और ई इन धातु गत्यर्थक में, इससे मिलकर के ये ए बना हुआ है। तो अब हमें जब इसको ए करना है, शिवे ही को आ और ई को ए करना है इसके अंदर, तो यहां पर हम क्या करेंगे? पर रूप करना ना हमें इसको, क्योंकि शिव के बाद में क्या है? अ है। ये शिव के बाद में अ है और फिर ए है, ये है ना। अब हमें इसको पररूप करना है, तो पररूप करने के लिए क्या है कि ए जो बना हुआ है ये आ और ई से बना है, ये क्लियर हो गया। अब ये आदि दिवच अंतादिवच जो सूत्र है वो क्या कहता है कि अगर कोई आदेश किया गया है, जो आदेश किया जा रहा है, पररूप करने का आदेश किया जा रहा है, अगर वो उससे नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? उससे जो पहले जो कहा गया है पूर्व पद के आदि के समान, या पूर्व पद के अंत के समान, या पर पद के आदि के समान, उसको मान करके और हम ये काम कर सकते हैं। तो ये जो ए है इसको हमने क्या मान लिया? पूर्व पद का अंत मान लिया। तो पूर्व पद का अंत मान करके हमने क्या किया इसको कि आ के स्थान पर इसको पररूप बना करके इस अ को हमने क्या किया? आ किया, ए किया, हमने पररूप किया इसको ए, तो ये हमारा रूप बनेगा हमारा शिव ही। ठीक है, तो आ के स्थान पर ए, तो इस प्रकार से ये अंतादिवच सूत्र से होता है, शब्द बनता है, सिद्ध बनता है। और शिव ही बना आंग, आंग प्रत्यय, फिर उसके बाद में ओमांग कोश लगेगा क्योंकि आंग आ गया उसके बाद में। तो आंग आने से यानी कि क्या बना हमारा? शिव ए और ही जो है ना, ये शब्द बना हुआ है हमारा। अब सॉरी, शिव अ और ए, ठीक है, ये शब्द बना हुआ है हमारा। तो यहां पर क्या करेंगे? हम पररूप करेंगे यहां पर, किसके स्थान पर करेंगे? आ के स्थान पर, ये आ जाएगा यहां पे, तो ये हमारा बनेगा शिव ही। ठीक है, ये हमने पररूप किया है। पररूप क्यों किया? कि इस आ को हमने क्या मान लिया है? आ मान लिया, इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे पररूप ए हुआ और ए का हमने पररूप किया यहाँ पे, तो ये पररूप की संधि होती है हमारी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको वृद्धि संधि को समझाने का प्रयास किया है, सरलतम बना करके समझाने का प्रयास किया है मैंने।
लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ उलझन हो, कहीं कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से इसका जवाब दूंगी। और आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।